हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जो इस साल 2022 में जो 4 पेपर हुए थे, जो 14 तारीख को 3 पेपर हुए थे और 15 तारीख को 1 पेपर हुआ था, वो हम लोग डिस्कस करने वाले। आज के सेशन में जो हमारा 9 AM का शिफ्ट है, जिसमें हमारे पास 60 टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम लोग एनालाइज करने वाले। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप इस सेशन का नंबर 1 जो है मार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेशन 2 आएगा, 3, 4, ठीक है। इस तरीके से देखिए 2022 का अभी इसी मार्च में पेपर हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो 9 AM के शिफ्ट वाला। ये पेपर को हमें एनालाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो नए नए जो क्वेश्चंस बनते गए इस एग्जामिनेशन में, वो किस पैटर्न पे बन रहे हैं, कौन से उनकी लैंग्वेज है, क्या फ्रेमिंग बना रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें 2022 में जो भी पेपर्स पूछे गए, ये हमें एनालाइज करना होगा, सो दैट आप 2023 में अगर कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी क्यों हमारा दिसंबर चल रहा है, ठीक है, दिसंबर के मंथ में हमारा इस वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं आपको जल्दी बताना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी हमारा जनवरी 2023 भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ हमें अभी अभी रिसेंटली इसी साल कुछ तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, इन सारे पेपर्स को एनालाइज करना काफ़ी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमने इस आज के सेशन में ये सारे 60 क्वेश्चंस को डिटेल में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते गए और विदाउट एनी डिले हमारे सेशन को शुरू करते। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देखने गए, सेशन को एंड तक कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। जहाँ पे चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट में मार्क करके बताता हूँ, वो आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको जो मैं सेशंस मार्कअप करता हूँ वो आपको अच्छी तरीके से वॉच करने होंगे, ठीक है। ऐसे 60 इंटू अगर आप 4 भी सेशंस आप देख लेते हो, ठीक है, तो हमारे 240 क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान में रख लीजिएगा, 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे सेशंस को स्किप करते हैं, मैं मेंशन कर देता हूँ गाइस, स्किप करना मतलब कि आप ही के कॉन्सेप्ट को लूज करना होता है गाइस। आप चाहे जितनी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन क्या ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जो कौन से नए कॉन्सेप्ट है, जो नए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे थे, वो भी हमें पता होना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते गए और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ द कैटेनरी वायर ऑन अ सिंगल रूट इन अ ट्रैक्शन, ठीक है। एक सिंगल रूट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैटेनरी वायर, मान लो ये हो गया हमारा कैटेनरी वायर, ओके। तो इसका जो लेंथ कितना होता है, लेंथ ऑफ द स्पैन कितना है, तो ये वेरी करता है बिटवीन 45 मीटर से लेकर 90 मीटर्स के बीच में। ध्यान में रखिएगा, एक सिंगल स्पैन, ठीक है, कैटेनरी वायर, कैटेनरी शेप का ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है लेंथ ऑफ द स्पैन, ये इसका कितना होता है, ये होता है हमारा 45 से लेकर 90 मीटर के बीच में। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस का पूछने का तरीका इन्होंने चेंज करा दिया। यहाँ पे हमें लेंथ पूछा गया, ठीक है, एक कैटेनरी वायर का। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ट्रैक्शन इस टॉपिक से गाइस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया, फाइंड द फोर्स इन अ न्यूटन बिटवीन द 2 पॉइंट सोर्स चार्जेस Q1 एंड Q2 इन अ कूलम्स इन एयर वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज d इन अ मीटर, ठीक है। बोला क्या गया, फोर्स ऑफ द बिटवीन 2 पॉइंट सोर्स चार्जेस हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मीडियम कौन सा बताया गया, एयर। अभी देखिए कूलम्स लॉ क्या बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये हमें पता होना चाहिए। इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 स्टेशनरी चार्जेस Q1 और Q2, ठीक, कोई भी हो सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है हमारे प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, ठीक है, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय Q2 रहेगा, ठीक है। और फोर्स जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r²। आर क्या हमारा इसका डिस्टेंस है, ठीक है। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी आता है, बट यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनता है फाइनली, F इज इक्वल टू वो आता है हमारा 1/4π, ठीक है, एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r², ठीक है। ये हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें बताता है, यह आता है इसका करेक्ट फॉर्मूला, ओके। इसका जो हमारा कांस्टेंट पोर्शन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते गए, ठीक है, तो हमें इसका जो वैल्यू आएगा वो बनेगा हमारा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन d²। d² और r² हमारा सेम है, अब d² भी चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दैट मीन्स फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ चार्जेस लाइक Q1 और Q2, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हमारे पास 40 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें 400 टर्न्स है प्राइमरी साइड में और 100 टर्न्स है सेकेंडरी साइड में। बोला क्या गया, द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 2220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स कितना आएगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ओके। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना रहता है, RMS वैल्यू जो हमारा रहता है इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी और सेकेंडरी में, उसका भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है हमारे पास E1 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय √2π
हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं, √2 पाई f इंटू फाई मैक्स इंटू n1। ठीक है, सारे वैल्यूज हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट कर देते गाइस। ठीक है, अभी हमारे पास क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, दैट मीन्स हमें फाई मैक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, E1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 2220। ठीक है, √2 पाई मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना है बस 50 हर्ट्ज। जनरली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते, होता क्या है काफ़ी कबार जो यहाँ पे 60 हर्ट्ज भी वैल्यू पूछा थे और हमें 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली भी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट रह सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 50 हर्ट्ज। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5m मल्टीप्लाइड बाय n1। ठीक है, n1 दैट मीन्स प्राइमरी साइड के टर्न्स हो जाएंगे। ठीक है, वो है हमारे पास 400 टर्न्स। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो हमारे पास 5x का जो वैल्यू बनता है वो आएगा हमारे पास 0.025 वेबर्स। ठीक है, वेबर्स क्या है, ये वेबर्स है हमारे फ्लक्सेस का यूनिट। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास में सेकेंडरी का वही पूछा था तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू E2 का आता था। ओके, और N2 यहाँ पे चेंज हो सकता था, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ई मॉसफेट। एनहांसमेंट मॉसफेट के बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी मैं आपको कुछ एनालिसिस बता देता हूँ गाइस। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास जो भी बुक है या फिर जो भी आपके पास रेफरेंस है, ठीक है, मैं आपको चाहे जितने क्वेश्चंस का प्रिपेयर करा दूँ, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते गाइस, तब तक आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वो हमारा चेंज नहीं होता। अगर हमारे पास एनहांसमेंट मॉसफेट का हमें सारे कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो अभी जाके हमारे पास नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस को आंसर मार्क कर पाएंगे। नहीं तो हमारे पढ़ने में टाइम चला जाता है, हम लोग पढ़ने में तो 1 से 2 मिनट लगा ही देते हैं इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद भी हम लोग काफ़ी कबार जो है 2 ऑप्शंस में गलत मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने जरूरी है। अभी मॉसफेट क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें अभी ये मॉसफेट है तो हमें ऐसा पढ़ना रहेगा कि इसके अंदर ये कौन सा वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है या फिर करंट कंट्रोल। तो ध्यान में रखिए क्या ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात तो इसके अंदर कौन से टर्मिनल रहते हैं। ठीक है, एक तो रहता है हमारे पास में गेट, दूसरा रहता है हमारे पास सोर्स, तीसरा रहता है हमारे पास में ड्रेन। करेक्ट, ये हो गया हमारे पास 3 टर्मिनल है। अभी देखिए ये मॉसफेट जो है ये इसके 2 तरीके के टाइप रहते हैं। एक तो रहता है हमारे पास डी मॉसफेट और दूसरा रहता है हमारे पास में एनहांसमेंट मॉसफेट। ओके, अब देखिए एनहांसमेंट मॉसफेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई भी इनबिल्ट चैनल जो है, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं रहता, चैनल नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं वोल्टेज, वहाँ पे जो गेट टर्मिनल पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, एट गेट टर्मिनल एक चैनल जो रहता है नियर द गेट टर्मिनल वो हमारा एनहांसिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है ये टाइप का जो एनहांसमेंट मॉसफेट है ये सिर्फ एनहांसमेंट मोड में ऑपरेट करते हैं। अभी देखिए ऑप्शन में क्या पूछा गया, कौन सा करेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है, हमें पूछा गया। तो ई मॉसफेट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग बोथ इन एनहांसमेंट मोड एंड डिप्लेशन मोड, गलत हो जाएगा। ठीक है, उससे एनहांसमेंट में ही ऑपरेट होता है। ठीक है, हम लोग इसको हटा देते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारे पास में द ई मॉसफेट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ओनली इन डिप्लेशन मोड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन में ए और बी में सेम हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है, हम लोग डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास ई मॉसफेट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ओनली इन एनहांसमेंट मोड, तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ई मॉसफेट इज नीदर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन एनहांसमेंट नॉर इन डिप्लेशन मोड। अभी आप इसको एनालाइज कर सकते हो, जैसे मैंने इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में आपको कुछ इसका फंडामेंटल थ्योरी एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी अगर आपको डी मॉसफेट और ई मॉसफेट का ये पता नहीं रहता कि हमारा एनहांसमेंट मोड भी ऑपरेट होता है या फिर डिप्लेशन मोड में ऑपरेट होता है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं मेंशन करा देता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से फंडामेंटल थ्योरी पढ़नी होगी। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, ये तो हमने काफ़ी कबार कर चुके गाइस, अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, कि इसको हम लोग कहते हैं इस पैटर्न को लिसाजिस पैटर्न। ठीक है, अगर आपको इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना होगा तो गाइस मैं आपको जो सेशन रिकमेंड करूंगा हमारे यूट्यूब पे अपलोड किए गए, उसको आपको डेफिनेटली वॉच करना होगा। ठीक है, फाइंड द फेज डिफरेंस ऑफ 2 सिग्नल विच प्रोड्यूसेस द अबव लिसाजिस पैटर्न ऑन अ सीआरओ। सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, आपने लेबोरेटरीज में देखा होगा जहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन रहता है, या फिर हमारे पास वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड, फेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए या फिर दो इसको कंपेयर करने के लिए सीआरओ का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके और भी बेनिफिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट सीआरओ। हमें लिसाजिस पैटर्न यहाँ पे जो बताया गया इसका कितना फेज डिफरेंस रहेगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डोमिनेंट है, तो ये होगा 30 डिग्री और 330 डिग्री। ठीक है, ये रहेगा हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा मान लो
इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा इसका 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। मैंने आपको काफ़ी बार कराया गया, ठीक है। अगर यूनिट सर्कल है तो सीधे सीधे ध्यान में रख लीजिए 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फेस डिफरेंस रहेगा। अगर हमारे पास ये कुछ डोमिनेंट है हमारे पास में सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हमारे 120 डिग्री या फिर हम लोग कह सकते हैं 240 डिग्री का यहाँ पे फेस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अभी देखिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा बोला गया। अभी देखिए नॉट ट्रू बोला गया है, तो आप समझ लीजिएगा जो आपके पास 4 ऑप्शन है गाइस, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन जो है वो आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके करेक्ट है। करेक्ट है मतलब क्या कि आपको 3 स्टेटमेंट पढ़ना होगा। अगर तीनों भी स्टेटमेंट का अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तभी जाके तो आप एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन उसमें से एलिमिनेट कर पाओगे। इसीलिए मैं मेंशन कर रहा था कि आजकल क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। किस तरीके से, नॉट ट्रू के क्वेश्चन को फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। ये क्या होता है, काफ़ी धोखादायक होता है गाइस। मैं मेंशन कर रहा था अभी भी, नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपको इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन काफ़ी कम है, करेक्ट है, ठीक है। ऐसा है क्या, देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन जो है हाइड्रोलिक पावर प्लांट का ये लो नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी हाई होता है। ऑप्शन बी इसका नॉट ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो है हम लोग चाहे जिस लोकेशन पे इंस्टॉल नहीं कर सकते गैस, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर हमें डैम सेटअप करना रहता है, जहाँ पे एक लोकेशन है, वाटर रिसोर्स है, ठीक है, वाटर बॉडी अवेलेबल है, वहीं पर हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर मान लो एक वहाँ से रिमोट एरिया पे आपको ट्रांसमिशन करने के लिए ट्रांसमिशन टावर की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि थर्मल पावर स्टेशन हम लोग कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरीके से इसकी कंडीशन है, नहीं ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसकी लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ये गलत हो जाएगा। कंपैरेटिवली लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड नियरली जीरो, ना के बराबर ही मान लो इसका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हमारे पास मेंटेनेंस आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है ऑक्सिलरी सर्विसेज के लिए, कोई भी फ्यूल रिक्वायर्ड नहीं रहता। ये तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इस केस में गाइस, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास 7। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस 320 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, इसके लिए हमें रजिस्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल कनेक्टेड रजिस्टर। सिंपल है, देखिए इस तरीके से 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारे पास में, ठीक है, 320 वोल्ट का सप्लाई है, ओके 320। यहाँ पे एक हमारे पास में 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और एक हमारे पास में 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। पूछा गया हमें इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज रहेगा, ये हमें पूछा गया। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें निकालना है। ओके, तो इसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, देखिए मैंने आपको मेंशन किया था गाइस, अगर हमारे पास में सीरीज या फिर पैरेलल कनेक्टेड रजिस्टर है उसका हम लोग किस तरीके से निकालते हैं करंट, या फिर मान लो पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें से अगर हमारा करंट फ्लो होना होगा तो किस तरीके से निकालते हैं, अपोजिट रेजिस्टेंस, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। अगर मान लो ये कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, तो 6 माइक्रोफैरेड की दैट मीन्स V6 अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वोल्टेज अक्रॉस दिस 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर निकालना होगा, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज V मल्टीप्लाइड बाय जो कैपेसिटेंस है इसके अपोजिट का दूसरा, ठीक है, 10 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, V10 अपॉन, ठीक है, V6 प्लस V10। कैपेसिटेंस हम लोग C से लिख लेते, ठीक है, C10, ओके, या फिर C1 या फिर C2 भी आप वैल्यूज लिख सकते हो। तो टोटल वोल्टेज कितना है हमारे पास गए 320 मल्टीप्लाइड बाय इसका दूसरा कैपेसिटेंस कितना है, देखिए जिसके अक्रॉस निकालना है वो नहीं, हमें दूसरा इसका निकालना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पे कंसिडर करना रहता है। इसका बेसिक थ्योरी भी होता है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट थिंग, क्योंकि हमें ये सारी जो चीज़ें हैं हमें पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें हमें पता ही होना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो C10 जो है आपका, ठीक है, तो कैपेसिटेंस अक्रॉस दिस नेक्स्ट कैपेसिटेंस कौन सा, सेकंड कैपेसिटर, वो है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय C6 प्लस C10, ठीक है, तो 6 प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू 16, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 10 विल बी इक्वल्स टू 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी। अगर हमारे पास में इस 10 वोल्ट के अक्रॉस में निकालना होगा तो अगर हम लोग एक निकाल ले तो यहाँ पे 120 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा था गाइस, आप इसका फंडामेंटल कभी भी लगा सकते हो, ओके।
Next question is how much foot candle of illumination is recommended for severe and prolonged visual tasks such as fine engraving and discrimination and inspection of fine detail of low contrast. ठीक है, लो कॉन्ट्रास्ट पे हमारे पास एक फाइन एनग्रेविंग करना है, कोई काम करना होगा, डिस्क्रिमिनेट करना है दो चीज़ों के बीच में, या फिर हमें इंस्पेक्शन करना है कुछ फाइन डिटेल्स का. ठीक है, तो ऐसा कौन सा उसका रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेड इल्यूमिनेशन लेवल क्या है. ठीक है, सीवियर और प्रोलॉन्ग विजुअल टास्क के लिए, प्रोलॉन्ग मतलब लंबी समय तक अगर हमें उसका विजुअली ऑब्जर्व करना होगा तो उसके लिए इल्यूमिनेशन लेवल कितना रहता है, वो रहेगा हमारे पास 50. ओके, ऑप्शन इसका जो है बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस. ओके, तो देखिए इसके अलग अलग रिकमेंडेड इल्यूमिनेशन लेवल्स रहते हैं, उसका मैंने टेबल ऑलरेडी मेंशन करा दिया हमारे इल्यूमिनेशन के सेशन में, उसको जाके आप देख सकते हो गाइस, इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंडिंग सिस्टम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ आर्क सप्रेशन कॉइल ग्राउंडिंग. इसमें से कौन सा जो ग्राउंडिंग सिस्टम है वो रेफर किया जाता है एज अ आर्क सप्रेशन कॉइल ग्राउंडिंग, तो वो होता है हमारा रेजोनेंट ग्राउंडिंग. ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है. ठीक है, टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास भी 3 तरीके के ग्राउंडिंग रहते हैं, रेजिस्टेंस, सॉलिड या फिर रिएक्टेंस. तो इसमें से बोला क्या कि रेजोनेंट ग्राउंडिंग जो है, ठीक है, उसका ही दूसरा नाम क्या है. ठीक है, आर्क सप्रेशन कॉइल ग्राउंडिंग. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. ओके, इसमें होता क्या है बेसिकली, रेजोनेंट ग्राउंडिंग में कि जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है, आर्क रेजिस्टेंस, ठीक है, जो आर्क का रेजिस्टेंस रहता है वो हमारा इतना लो कर दिया जाता है कि वो सेल्फ एक्सटिंग्विश हो जाता है. ओके, उसको अभी देखिए रेजोनेंट ग्राउंडिंग का एक दूसरा भी नाम है, वो भी आपको पता होना चाहिए गाइस. वो कौन सा है, पीटरसन. ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन एक कोई भी सेशन में डिस्कस किया था गाइस, पीटरसन कॉइल करके. ठीक है, पीटरसन कॉइल न्यूट्रल ग्राउंडिंग, पीटरसन कॉइल न्यूट्रल ग्राउंडिंग या फिर ग्राउंड फॉल्ट न्यूट्रलाइजर, ये एक तो हो गया. ठीक है, दूसरा है इसका नाम ग्राउंड फॉल्ट न्यूट्रलाइजर. ग्राउंड फॉल्ट न्यूट्रलाइजर हो गया. ठीक है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि आर्क सप्रेशन कॉइल. ठीक है, आर्क सप्रेशन कॉइल जो हमारे पास ऑप्शन में बताया गया. तो ये तीनों भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो रिलेट करती है हमारे रेजोनेंट ग्राउंडिंग से. तो होता गया ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है हमें एक मार्क इजीली दिला देते गए, नहीं तो हमें काफ़ी कबार कन्फ्यूजन ही यहाँ पे हमें ऑप्शन में देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ सिंक्रोनस मोटर. सिंक्रोनस मोटर से जुड़ा हुआ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसा बोला गया. देखिए, इट कैन बी मेड टू ऑपरेट फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग पावर फैक्टर. ठीक है, ओके, नॉट ट्रू बोला कि देखिए लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर पे दोनों पे ऑपरेट होती है सिंक्रोनस मोटर, तभी जाके तो हम लोग उसको एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस करके यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्साइटेशन फॉर रोटर, ये तो गलत है गाइस, क्योंकि हमारे पास रोटर में डीसी एक्साइटेशन की जरूरत थी, जो होता है हमारे पास प्लस माइनस. ठीक है, ओके, ये डीसी हमारे पास एक्साइटेशन की जरूरत थी. नो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, ये भी करेक्ट है, उसमें कोई भी सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं रहता है. ठीक है, ये गलत मार्क करके मत आना. ठीक है, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तभी जाके तो हम लोग उसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं. इसका फॉर्मूला क्या रहता है, सिंक्रोनस स्पीड पर रन होने के लिए 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी. ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट विल बी नॉट ट्रू फॉर अ सिंक्रोनस मोटर. ये जो स्टेटमेंट है सही नहीं रहेगा सिंक्रोनस मोटर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट डिजायरेबल फॉर द डीसी एम्पलीफायर. सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो नॉट बेस्ड ही, आपको मोस्ट ऑफ द 80% क्वेश्चन नॉट बेस्ड पूछे जा रहे हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा गाइस. ओके, इट इज नॉट डिजायरेबल फॉर डीसी एम्पलीफायर. डीसी एम्पलीफायर के लिए इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायरेबल नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए होती, तो वो है हमारे पास ऑप्शन 1 लो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. नहीं है, ऐसा नहीं होता गाइस. इसका जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो गाइस, इट शुड बी हाई. ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो चाहिए रहता. इनपुट इंपोर्टेंस हमें हाई चाहिए, उसके थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी चाहिए, उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी अच्छी चाहिए, बैलेंस डिफरेंशियल इनपुट, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट ही है. ऑप्शन ए विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एड्रेसिंग मोड इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर. अभी हमने उसी दिन हमारे यूपीपीसीएल जे कोर्स के अंदर इस एड्रेसिंग के टाइप देखे थे. आई होप आपने अच्छी तरीके से उसको गो थ्रू किया होगा, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है पर्टिकुलरली. ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड कौन से है हमारे पास में. देखिए, नॉट बोला गया, इनडायरेक्ट नहीं होता है. ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग और रजिस्टर एड्रेसिंग, हमारे पास 3 एड्रेसिंग मोड है 8085 माइक्रोप्रोसेसर मोड. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ये नहीं है. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. ओके, देखिए इनडायरेक्ट के बदला जो है आप ध्यान में रख लीजिए, इमीडिएट आता है, इमीडिएट एड्रेसिंग आता है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एयर गैप बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर ऑफ द
स्टार्टर मोटर, ठीक है। रोटर और एयर गैप के बीच में काफ़ी थिन हमारे पास में एक एयर गैप रहती है, उसको मेजर करने का काम क्या हम लोग स्केल वगैरह से मेजर कर सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से इसको फीलर गेज करके आता है। इस केस में अलग अलग टेक्स, जिस टाइम पे रेजर ब्लेड देखा होगा वो कितना थिन रहता है, उसी तरीके से अलग अलग थिकनेस के हमारे पास में फिलर गेजेस के इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिप्स रहती है, जिसके अंदर हम लोग फिट करके उसका जो एग्जैक्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट हम लोग उसका जो ये है लाइक उसकी जो बीच के गैप है, ठीक है, जो हमारे पास में एयर गैप है पर्टिकुलरली, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज की आती है पर्टिकुलरली, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर्स मेंशन करके रखे, ठीक है। जो उसके अंदर एक फिट बैठ गया, ठीक है, एक स्लाइडली इजीली मूव कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा पर्टिकुलर उसका गेज हो जाएगा, तो उसको फिलर गेज करके कहते हैं। ये आपको मैंने एज अ ओरिजिनल इमेज भी बता दी जो मार्केट में मिलता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और हाँ, ये जो है पर्टिकुलरली ये जो हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी कबार ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको टैपेट सेटिंग के लिए भी पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वह है हमारा बायोगैस। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बायोगैस इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए मैंने सेम क्वेश्चन आपको उसी दिन कवर कराया था गाइस, ठीक है, कि नॉट ट्रू बोला गया कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में। तो जो कॉइल यूज करते हैं वो मल्टीलेयर डिस्क टाइप और सैंडविच टाइप रहती है क्या, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट विल बी नॉट ट्रू फॉर अ कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में हमारे पास में जो वाइंडिंग्स है, कोर जो है वो एक सराउंड की जाती है बाय वाइंडिंग। ओके, तो ऑप्शन ए जो है इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ सैलिएंट पोल रोटर व्हेन कंपेयर टू द सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर के कंपैरिजन में हमारे पास सैलिएंट रोटर से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बोला गया, तो यहाँ पे विंडेज लॉसेस लेस बोला गया, ठीक है। नॉट ट्रू फॉर सैलिएंट पोल, देखिए सैलिएंट पोल में ही जो है एक्सट्रूडिंग पोल रहता है हमारे पास में, तो यहाँ पे हमारे पास विंडेज लॉसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर काफ़ी स्मूथ रहता है, तो काफ़ी इक्विडिस्टेंट और इक्वल हमें हमारा जो एयर गैप है वो हमें देखने को मिलता है, जिस कारण विंडेज लॉसेस भी हमारे कम रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। दो तरीके के रोटर पोल्स रहते हैं, सैलिएंट पोल और हमारे पास में सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल में आप मुझे बताइएगा हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रो के लिए या फिर थर्मल पावर स्टेशन के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है गाइस, तो हमें प्लीज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी नियर है हमारे 100 के हम लोग क्रॉस करने के लिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप कवर करा दीजिएगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट, अराउंड 53% एस्पिरेंट जो है अभी भी हमारे सेशंस को देखते हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो एक आपका सब्सक्रिप्शन हमें वैल्यूएबल फील कराता है और हमें इसी तरीके से सेशंस आपके लिए लाने के लिए हमें मोटिवेट भी कराता है। सो डू सब्सक्राइब टू आवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू चैनल एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट एसी सप्लाई ऑफ वन फ्रीक्वेंसी इनटू एसी सप्लाई ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। एक एसी सप्लाई एक फ्रीक्वेंसी का दूसरे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, सेम एसी टू एसी, वो हम लोग उसके केस में हम लोग कौन सा कन्वर्टर यूज़ करेंगे, उसके केस में हम लोग साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है गाइस, एसी सप्लाई को एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में, दैट मीन्स दूसरे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कराने का काम कराता है साइक्लो कन्वर्टर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वर्टर कंट्रोलर एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, पल्स कन्वर्टर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। काफ़ी तीनों जो है बेसिकली ये दोनों भी ऑप्शन है, ये तो काफ़ी ईजी उन्होंने दे दिया, एलिमिनेट ही हो सकता है आराम से। अगर आपको इन्वर्टर पता है तो आप डायरेक्टली इसका करेक्ट आंसर भी मार्क कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक स्टेपिंग मोटर। अभी देखिए सेम क्वेश्चन हमें उसी देर कवर कराया था यूपीएससीएल के एग्जामिनेशन में। A stepping motor has a 8 main poles which have been castled to have 4 teeth each. If the rotor has a 40 teeth, calculate the stepping angle. Stepping angle का फॉर्मूला अभी तक आपको पता होना चाहिए। बीटा इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइड बाय NS मल्टीप्लाइड बाय NR मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, राइट। तो हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेटर टीथ कितने हैं, तो स्टेटर टीथ हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 पोल्स है और यहाँ पे हमारे पास में 4 टीथ्स ईच है, ठीक है। तो 8 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 32, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गया 32, या फिर इसके बीच में डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। NS माइनस NR या फिर NR माइनस NS, ठीक है। तो आप उसको नेगेटिव मत मेंशन करिएगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 40 माइनस 32 डिवाइड बाय 40 इंटू 32 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.25 डिग्री। ऑप्शन डी विल बी द स्टेपिंग एंगल ऑफ दिस स्टेपिंग मोटर, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा सबसे पहले, तो इसी तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर हैज अ 8 नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन द स्टेटर एंड 4 नंबर ऑफ टीथ ऑन द रोटर, फाइंड द स्टेप एंगल। स्टेप एंगल हमें पूछा गया है, ओके। NS और NR का दोनों का वैल्यू बताया गया, ठीक है। बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, ओके, हो जाएगा हमारे पास में NS माइनस NR अपॉन NS
इंटू एन आर मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, राइट। तो एन एस और एन आर का कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 8 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारे पास 15 डिग्री। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अर्थ वायर। अर्थ वायर से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो देखिएगा, देखिए ट्रू बोला गया, नॉट ट्रू नहीं। अभी तक सारे क्वेश्चंस ट्रू नॉट ट्रू वाले थे। देखिए हमें इसलिए इसको कंसिडर कर लिया। माई सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर द सेम एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट कराता है इलेक्ट्रिकल शॉक से। रिटर्न करंट पासिस थ्रू द लोड, ये गलत हो जाएगा। अनबैलेंस करंट फ्लोज, स्लाइड पोटेंशियल एग्जिस्ट, गलत। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें प्रोटेक्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक रूम है हमारे पास में 12 मीटर जिसकी लेंथ है और 10 मीटर उसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। दैट मीन्स इस तरीके से इसका रूम है, ठीक है। 12 मीटर का लेंथ है इसका और 10 मीटर का हमारा उसका ब्रेड्थ है, ठीक है। 15 लैंप हमने इसको फिट किया, फेयरली यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑफ वो जो प्रोवाइड करा रहे हैं 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में। तो कैलकुलेशन करना है हमें, कैलकुलेट करना है यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट का जो रूम का, गिवन दैट द आउटपुट ऑफ ईच लैंप इज 1600 ल्यूमेंस, ठीक है। तो ऐसे हमें 15 लैंप को इसके अंदर फिट करना है। सिंपल है गाइस, हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको यूटिलाइजेशन फैक्टर पता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेंस received on a working plane divided by total lumens emitted, ठीक है। समझा देता हूँ, अगर आपको ये लिखा हुआ समझ भी नहीं आया होगा तो ठीक है। मैं देखिए कंसिडर कर लेता हूँ जितने इस सरफेस पे, ठीक है। मान लो आप इसका 3D इमेज में मेंशन कर देता हूँ। ये मान लो ये सरफेस हो गया 10 मीटर बाय 12 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपने बल्ब लगा के रख दिए इस तरीके से 15, ओके। इसके जो है यहाँ पे हमारे पास में इल्यूमिनेशन आपने लगा दिया, ओके। तो यहाँ पे जो सरफेस पे, लेट मी हाईलाइट दिस, ओके। अब देखिए जो टोटल ल्यूमेंस रिसीव हो रहे हैं इस प्लेन पे, तो यहाँ पे जो टोटल ल्यूमेंस यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहे हैं सरफेस पे, डिवाइडेड बाय जितने ल्यूमेंस यहाँ से इमिट किए जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे से कितने स्प्रेड किए जा रहे हैं, ठीक है, कितने इमिट कर दिए जा रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है? इमिट करना मतलब यहाँ पे जितने ग्लो हो रहे हैं, ठीक है, जो आपको ल्यूमेंस दिखाई दे रहे हैं जितने वो इमिट हो रहे हैं, रेशियो क्या बनेगा? जितने यहाँ पे सरफेस पे आ रहे हैं डिवाइडेड बाय जितने हमारे पास में इस लाइट्स द्वारा इमिट किए जा रहे हैं, ये रहता है हमारा या यूटिलाइजेशन फैक्टर। सिंपल है, ठीक है। ये मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा, फिर भी हमने क्विकली इसको देख लिया। अभी देखिएगा जो टोटल ल्यूमेंस रहेगा जो रीच कर रहे हैं इस वर्किंग प्लेन पे, ठीक है, इसका हम लोग रेशियो भी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहे तो, ठीक है। LW डिवाइडेड बाय LE, तो रीच कितने हो रहे हैं? तो एलिमिनेशन वो कितना हो जाएगा? हम लोग को कलर चेंज करना पड़ेगा सो दैट कंफ्यूजन ना होगा यहाँ पे, ओके। टोटल ल्यूमेंस जो रीच कर रहे हैं हमारे वर्किंग प्लेन पे, ठीक है, वो है हमारे पास में एलिमिनेशन E मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 120, ओके। ये आ जाएगा हमारे पास में 120 मीटर स्क्वायर, ओके। देखिए काफ़ी कबार सेंटीमीटर्स में भी वगैरह रहता है, ठीक है। तो E इंटू ये, ठीक है। तो हमारे पास में कितने एलिमिनेशन है? हमारे पास हर एक यूनिफॉर्म एलिमिनेशन है 100 ल्यूमेन मीटर स्क्वायर का, ठीक है। 100 इंटू 120, ओके, डिवाइडेड बाय हम लोग निकालते हैं E इंटू ए। सिमिलर सी कंडीशन रहेगी हमारे पास में। इस केस में हमारे पास में ए ना होते हुए हम लोग जो करेंगे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा हमें, विल चेंज द कलर इटसेल्फ अगेन, ठीक है। जो टोटल ल्यूमेंस इमिट हो रहे इस सोर्स से, ये हम लोग इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे गाइस? जितने नंबर ऑफ लैम्प्स है, टोटल लैम्प्स, ठीक है, टोटल लैम्प्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हर एक का आउटपुट कितना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट, ठीक है। तो टोटल लैम्प्स कितने हैं हमारे पास में? वो है हमारे पास में 15 लैम्प, यहाँ पे मेंशन करके रखा है। 15 लैम्प मल्टीप्लाइड बाय हमें हर एक लैम्प का कितना एलिमिनेशन आ रहा है? वो है हमारे पास 1600 ल्यूमेन, ठीक है। ईच लैम्प बोला गया 1600 ल्यूमेंस का। इसको जाके आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा हमारे पास में 12,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 16 विल बी 240 2400 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 0 अगर कैंसिल आउट हो जाते तो हमारे पास में 120, दैट मीन्स 12 डिवाइड बाय 24 विल बी इक्वल्स टू 0.5,
तो यूटिलाइजेशन फैक्टर है हमारे पास में 0.5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, और हमने ये एलिमिनेशन के हमारे यूपीपीसीएल जे के कोर्स के अंदर भी कवर करा के रखा था। ठीक है, तो 50% थी, 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 50% में इसका वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसी को आपको पता होना जरूरी है गाइज कि किस तरीके से इसका अप्रोच होता है। डेफिनेटली ऐसा बेसिक क्वेश्चन बनता है। अभी हमने इतना करके दिखाया, जिनको एक कॉन्सेप्ट पता है वो उनको इतने फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप ये 100 इंटू 120 डिवाइड बाय 15 इंटू 1600 आप कर सकते हो। ठीक है, एरिया अगर आप निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसे वैल्यूज है कि जो हम लोग आसानी से इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस इज ट्रू फॉर अ ऑयल फील्ड केबल। ऑयल फील्ड केबल की जो कुछ ड्रॉबैक होते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो कौन सा इसमें से सही है बोला गया, तो उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग लेंथ आर नॉट पॉसिबल। तो जो ऑयल फील्ड केबल्स में लीकेज का काफ़ी ज़्यादा हमारा एक मान लो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, लीकेज के ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ओके, इसी के कारण हम लोग लॉन्ग लेंथ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अरेंज द टाइप ऑफ लैम्प इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज ल्यूमेन पर वाट। एवरेज ल्यूमेन पर वाट, अभी देखिए क्वेश्चन का किस तरीके से फ्रेमिंग किया गया, आप देखिएगा, इसमें आपको मेंशन कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमें काफ़ी कबार क्या एलिमिनेशन के हम लोग फार्मूलाज वगैरह पढ़ के जाते हैं, रेशियो पढ़ के जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन क्या होता है, इसका यूनिट वगैरह पढ़ के जाते हैं। अभी हमें एवरेज एलिमिनेशन ल्यूमेंस पर वाट भी ये चीज़ें पता भी होती है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, उन्होंने क्या किया कि उसके असेंडिंग ऑर्डर में लगाने उनके एवरेज ल्यूमेंस पर वाट की। तो इसके लिए आपको ल्यूमेंस पर वाट आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे लो है हमारे पास में इनकैंडेशन लैम्प का। ठीक है, उसके बाद में आता है हेलोजन लैम्प का, राइट, हेलोजन लैम्प का। अब देखिए इनकैंडेशन लैम्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 से लेकर 20 के बीच में आता है। ठीक है, हेलोजन लैम्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आता है 20 से 25 के बीच में। ठीक है, ल्यूमेन पर वाट। ओके, एफिशिएंसी जो रहती है ल्यूमिनस एफिशिएंसी। देन आते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प की बात करते हैं हम लोग गाइस। तो फ्लोरोसेंट लैम्प के हमारे पास में आते हैं 50 से लेके 60 के बीच में, या फिर हम लोग कहते हैं 70 के बीच में। ठीक है, उसके बाद में आता है लो प्रेशर सोडियम लैम्प। ठीक है, लो प्रेशर सोडियम लैम्प के आता है 150 से लेकर 200, इसलिए इसका हमारा ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको एलिमिनेट कर दे दो, नोट डाउन करके लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप समझिएगा, अगर आपको ये चीज़ पता नहीं रहती, ठीक है, इसलिए मैं जो टेबल मेंशन कर रहा था कोर्सेज के अंदर या फिर हमारे रेगुलर सेशन के अंदर, इसको वॉच कीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा डीसी फॉर अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर। कंसिडर द डीसी कलेक्टर करंट इज आईसी एंड द डीसी बेस करंट इज आईबी एंड द डीसी इमिटर करंट इज आई। काफ़ी सिंपल है गाइस, बीटा डीसी, ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है हमारे पास में, आईसी अपॉन आईबी। इसको हम लोग कहते हैं बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। सिंपल है। ओके, इसका वैल्यू जो है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन में बनता है केस। ठीक है, अगर हमारे पास करंट एम्पलीफिकेशन जो रहता है अल्फा का, ठीक है, कॉमन बेस मोड में, ये देखिए ये जो बीटा होता है ये आता है हमारे पास में कॉमन इमिटर मोड में। ठीक है, और अल्फा जो होता है वो होता है हमारे कॉमन बेस मोड के अंदर। तो उसका जो रेशियो रहता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, और वो जीरो तक भी, एक यूनिट वैल्यू तक भी अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये बात है आपको कुछ कुछ ध्यान में रखनी रहती है, एग्जामिनेशन में बनता है डेफिनेटली। ठीक है, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कॉमन कलेक्टर में क्या रहता है, गैमा। ये आर नहीं है, ये गैमा है। ठीक है, इस तरीके से जो आता है ग्रीक अल्फाबेट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका रेशियो भी अभी मैं आपको छोटा सा टास्क देता हूँ। ये गैमा का रेशियो क्या होता है, किसके किसमें बीच में प्लॉट होता है, डेल अपॉन डेल। यहाँ पे आई रहता है, आई भी रहता है, आई सी रहता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एनक्लोजर इज यूज्ड फॉर द मोटर फॉर केमिकल वर्क्स, फ्लोर्स एंड सीमेंट वर्क। सीमेंट वर्क के लिए, फ्लोर के लिए, या फिर केमिकल वर्क के लिए कौन सी एनक्लोजर हम लोग यूज़ करते हैं। ये एनक्लोजर मतलब क्या होता है, देखिए मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के एनक्लोजर्स रहते हैं। ठीक है, वो अगर मान लो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, या बेसिकली अगर हमारे पास जहाँ पे आग लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप्स वगैरह हो गया, वहाँ पे जो एनक्लोजर्स रहता है वो हमारा दूसरा रहता है। ठीक है, वाटर एनक्लोजर है। ठीक है, अगर आपको इसके IP रेटिंग्स भी रहते हैं बेसिकली अलग अलग टाइप के। ठीक है, कहाँ पे कौन सी कंडीशन, मान लो डस्टी कंडीशन है तो डस्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो जाए, इसलिए उसके एनक्लोजर अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो जो सीमेंट वर्क होता है, फ्लोर होता है, या फिर केमिकल वर्क में पाइप वेंटिलेटेड जो है ये हमारा एक एनक्लोजर यूज़ किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका PDF भी मैंने डाल के रखा है। ठीक है, वो आप मुझसे मांग सकते हो जरूर। ठीक है, सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास गाइस, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ स्प्रिंग कंट्रोल एज अ कंट्रोलिंग फोर्स फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए स्प्रिंग कंट्रोल एज अ कंट्रोलिंग फोर्स यूज करते हैं। आपको पता ही होगा 3 तरीके के टॉर्क रहते हैं, एक तो डिफ्लेक्शन टॉर्क रहता है, एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क रहता है। ठीक है, और दूसरा रहता है हमारे पास डैम्पिंग। होता क्या है कि जब भी हमारा पॉइंटर रेस्टिंग पोजीशन रहता है 0 पे, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है। उसके बाद में
ये देखिए यहाँ पे फाइनल वैल्यू होती है, मान लो 100 इसकी फाइनल वैल्यू, तो ये अगर हमारे पास सिर्फ डिफ्लेक्शन टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली 100 पे जाके रुक जाएगा। नहीं, हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की जरूरत रहती है, जो रहता है हमारे पास में कंट्रोलिंग टॉर्क का, ठीक है। और इसी को ये ऑसिलेट ना हो, इसीलिए इसके स्टेडी जगह लाने के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए स्प्रिंग कंट्रोल एज ए कंट्रोलिंग फोर्स जो यूज करते हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोला गया, ठीक है, ट्रू बोला गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सिंस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इट हैज अ यूनिफॉर्म स्केल। अब देखिए स्प्रिंग कंट्रोल में डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट से, तो उसकी जो स्केल रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है। आपको पता है क्रैम्प्ड या फिर यूनिफॉर्म स्केल दो तरीके के स्केल्स रहती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इकोनॉमिक वोल्टेज between lines in a three-phase system where V is the voltage in a kilovolt and L is the distance of transmission line kilometer and P is the maximum power per phase to be delivered in a single circuit। सिंपल बोला गया है इकोनॉमिक वोल्टेज बिटवीन लाइन्स इन अ थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, ये फॉर्मूला। यहाँ पे बाकी जो यहाँ तक के वैल्यूज़ है ये आपको सिर्फ इसकी गिवन डेटा बताएगी कि P क्या है, L क्या है करके। ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। V इज इक्वल टू 5.5 इन ब्रैकेट L अपॉन 1.6 प्लस 3P अपॉन 100 टू द पावर 1/2। टू द पावर 1/2 इसको इस तरीके से लिखने से बेटर है, आप इस तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये अंडर रूट का ही मतलब होता है हमारा 1/2, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो है हमारे पास ऑप्शन ए। ये है 1/2, ये भी ध्यान में रखना होगा। काफ़ी कबार क्या होता है एस्पिरेंट्स को रूट में और यहाँ पे जो है, ठीक है, 2 स्क्वायर भी लिखा आ सकता है, ठीक है, फिर 1/4 भी लिखा आ सकता है। तो गलतियाँ नहीं करनी गई, रूट रहे या फिर हम लोग 1/2 पावर लिखे, ये तो एक ही चीज़ होती है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द विंड स्पीड एंड पासिस द स्पीड इंफॉर्मेशन टू द PLC कंट्रोल टू द टर्बाइन पावर, ठीक है, PLC कंट्रोल द टर्बाइन पावर इन अ विंड पावर प्लांट। क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी। एनोमीटर जो रहता है हमारा, ये क्या करता है, विंड स्पीड को मेजर करता है, उसका जो सिग्नल है इन्फॉर्मेशन है PLC कंट्रोल को देता है, ठीक है। एनोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल है, ये सारी जो चीज़ें होती है आपको एक्सप्लेनेशन में या फिर क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा जाता है, सो दैट आप कन्फ्यूज हो जाए। सिंपल से इसका फंडामेंटल फंक्शन है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is a commutator consists of a set of copper segment which are insulated from each other. How is the number of segment determined? तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने रहते हैं, ये किस तरीके से हम लोग पता करते हैं, ठीक है, इसके ओके। तो हम लोग पता करते हैं कि हमारा उसका जो इक्वल नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स, इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जितने इट इज इक्वल टू इक्वल ऑफ आर्मेचर कॉइल। बोला क्या गया बेसिकली, कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कॉपर सेगमेंट विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस तरीके से कॉपर सेगमेंट रहते हैं, उसके बीच में इंसुलेशन रहता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट किस तरीके से पता कर सकते हैं, अगर हमें पता है नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स कितने, तो हम लोग नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हैं वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी टास्क ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसका प्राइमरी टास्क क्या है, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ अ फिनिश्ड गुड, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। जो QC कंट्रोल करते हैं हम लोग, ठीक है, क्वालिटी चेक। ये सब आपने मार्क देखा होगा, जो भी आप कोई प्रोडक्ट या फिर गुड्स खरीदते हो तो QC मतलब क्वालिटी चेक, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का जो मार्क रहता है, ठीक है, क्या उन्होंने इसकी क्वालिटी एक सेट वैल्यू से डिटरमाइंड है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था गाइस, ये हमारे मैनेजमेंट इस टॉपिक से पूछा गया पर्टिकुलरली। तो आपको इसी तरीके से मल्टीपल और यूनिक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, उसके लिए हमने एक UPPCL JEE का कोर्स हमने रिलीज करा के रखा था। जिन्होंने भी इस कोर्स को ज्वाइन करके रखा था फ्रॉम अगस्त, ठीक है, अच्छी तरीके से हम लोग 1 by 1 सेशंस को अपलोड करते हुए अभी हमारा कंप्लीट सेशन, ये हमारा जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के सारे टॉपिक्स है जो हमने अभी क्वेश्चन पूछे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हमने इसके वेल्डिंग हो गया, ठीक है, वेल्डिंग है, हमारे पास हीटिंग है, ट्रैक्शन का भी हमारा सेशन ऑलरेडी हमने सेपरेट कवर करा दिया, इल्यूमिनेशन हो गया जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल हो गया, कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क, मैटलैब, ऑटोकैड, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, पेरिफेरल डिवाइसेज है, कंजर्वेशन से क्वेश्चन, आई रूल्स, CPWD रूल्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को हमने स्किप करके यहाँ पे आपको PLC भी प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, बैटरीज है, मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन और हमारा एक मैनेजमेंट का सेशन जल्दी से जल्दी इसमें अपलोड हो जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक जो है हमने इस कोर्स के अंदर रिलीज करके रखे। क्या आप UPPCL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करता गाइस, लेकिन ये जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको टेबल्स और
चार्ट के साथ हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। ये सिर्फ हमारा एक एमसीक्यू का कोर्स नहीं गाइस, इसके अंदर ये सिर्फ हमारा एमसीक्यू कोर्स का नहीं, इसमें हमारे पास में डेटा और थियोरी बेस्ड जो हमारे पास में चार्ट्स के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस प्रिपेयर कराते हैं आपके लिए, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इसी के साथ हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं थ्रू टेबल्स एंड चार्ट, जिससे क्या होता है आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है गाइस। तो इसकी जो हमने प्राइस सेट करके रखी थी इनिशियली लॉन्च करते वक्त 399 रुपीज़, ये आप 399 रुपीज़ मंथली नहीं पे करना है, ये आपको कंप्लीट 1 साल के लिए पे करना है। तो आप सोच सकते हो कितने कम अमाउंट में आप पूरे टॉपिक्स, दैट मीन्स अराउंड 28 टॉपिक्स जो है विद ई बुक्स, इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड चार्ट, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो गाइस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छी तरीके से इसको गो थ्रू कराना। इसको अगर आपको ज्वाइन करना होगा, ये हमारा वीडियो कोर्स है गाइस, ठीक है, ये सिर्फ ई बुक वाला कोर्स नहीं है, हमने सारे जो 28 टॉपिक्स है उसके वीडियोस भी अपलोड करा के रखे हैं, ठीक है, और उसी के साथ हमारे पास में ई बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि इतना सारा कॉन्टेंट हमें सिर्फ 300 रुपीज़ में मिल रहा है। सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो बनते हैं यूनिक अप्रोचेस के साथ हमने प्रॉपर गाइडेंस किया है इस कोर्स के अंदर। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसका आप डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस। जिसके बाद अगर आपको नॉन टेक्निकल भी प्रिपेयर करना है तो कोचिफाई भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसका ऐप अगर डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आप यूपीपीसीएल जे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और जितने सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए ये आपको एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछे जाते हैं मल्टीपल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, जो वेस्ट WPSC का एग्जामिनेशन आ चुका है अभी, ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सारा जो हमारे पास सिलेबस है आप इसको मैच कर सकते हैं आपके सिलेबस के साथ में। काफ़ी सारी चीज़ें, सिर्फ एक टॉपिक ही हमारा एक छूट गया है इसके अंदर, वो भी हम लोग अगर चाहते हो तो मैं इसका यूट्यूब पे सेशन प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जो एस्पिरेंट्स, ठीक है, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पे जो उन्होंने सिलेबस मेंशन करके रखा है वो डिप्लोमा लेवल का मेंशन किया है। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपको डेफिनेट क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको एश्योरिटी के साथ बता देता हूँ। अगर आप SSC JEE के लिए भी आने वाले साल में प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये भी हमारे टॉपिक क्लियर अप हो जाएगा। तो मान लो एक वन एंड ओनली एक ही हमारा कोर्स मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए काम में आता है, तो उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। कूपन कोड लगाइएगा जरूर JEE20, जिससे आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट्स इंजन कंसिडरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स T1 एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिंक T2। कार्नट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पूछा गया है। काफ़ी सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1 - T2/T1। अब देखिए ये क्वेश्चन यूनिक है गाइस, ठीक है। आपको इसी तरीके से जो फंडामेंटल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं गाइस, वो हम लोग यूट्यूब पे डेफिनेटली प्रिपेयर करा लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एक हमारे पास में HVAC का टॉपिक आता है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो भी हमें प्रिपेयर करना उतना ही ज़रूरी है, ओके। और हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन कर रहा था, जितने भी एस्पिरेंट्स WPSC, ठीक है, WPSC के लिए प्रिपेयर करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के लिए, तो आप मुझे हाँ या ना करके मेंशन कीजिएगा। जितने भी एस्पिरेंट्स उस रीजन से देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल साइड से, और वो WPSC को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें मेंशन कीजिएगा सो दैट हम लोग आपके लिए सेशन या फिर पर्टिकुलर कुछ आपको मैं कंटेंट में प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, Which of the following is not true for a squirrel cage induction motor when compared to the slip ring induction motor? Squirrel cage induction motor से रिलेटेड अगर हम लोग कंपेयर करते हैं उसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बोला गया, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड, ये करेक्ट है क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में? नहीं गाइस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, और हाँ एक चीज मेंशन कर देता हूँ, देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ये उसका जो डिफरेंस है हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर नए एस्पिरेंट्स है पर्टिकुलरली जिनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है तो प्लीज़ हमारे जो रेगुलर सेशन है यूट्यूब के उसको जाके देख लीजिएगा, जिसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। आज हमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिस्कस करना है, इसलिए हम लोग क्विकली 1 by 1 कॉन्सेप्ट्स को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक इशू है कि आपको स्क्विरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन का जो डिफरेंस नहीं आता तो प्लीज़ मुझे वैसा भी बता दीजिएगा, सो दैट हम लोग एक बेसिक सी सेशन शुरू करेंगे जो डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए भी काम में आएगा, ओके। क्वेश्चन क्या था हमारे पास में 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर HVDC ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन से रिलेटेड, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कथन दैट मीन्स स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखिए, फॉर द सेम वर्किंग वोल्टेज द पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन इंसुलेशन इज मोर इन केस ऑफ अ DC सिस्टम रादर देन अ AC सिस्टम, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। सेम वर्किंग वोल्टेज के लिए जो पोटेंशियल स्ट्रेस रहता है हमारे इंसुलेशन के ऊपर DC के, इसमें वो हमारा कम रहता है एज कम्पेयर टू द AC सिस्टम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज अरेंज टू ऑपरेट वेरी क्विकली व्हेन, ठीक है। देखिए ELCB अर्थ लीकेज का सर्किट ब्रेकर हम लोग इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, अरेंज किया जाता है सो दैट इट कैन ऑपरेट क्विकली जब भी हमारा एक्सट्रीमली लो लीकेज करंट फ्लो होता है, ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्सट्रीमली हाई लीकेज नहीं होगा, एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज भी नहीं है, लो वोल्टेज, करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर 100 मीटर लॉन्ग एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.08 मीटर mm² हैज अ रेजिस्टिविटी ऑफ 0.02 माइक्रो ओम्स एट नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। काफी सिंपल है, रेजिस्टेंस निकाल है, R इज टू रो L बाय ए, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ए की बात करते हैं तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा 0.8 mm², ठीक है, ठीक है। लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ कितना है हमारे पास में 100 मीटर्स का है, ओके। देखिए 0.8 mm² हमारे पास में बताया गया ऑलरेडी, ओके। इसको अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर², ठीक है। ये मीटर² में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि बाकी सारे मीटर्स में भी है, ठीक है। रो का वैल्यू बताया गया 0.02 माइक्रो ओम मीटर, ओके। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ इंटू 100 अपॉन, ठीक है, 100 अपॉन 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶, ठीक है, जिसका हमारे पास इसका वैल्यू बनेगा 2.5 ओम्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये हम लोग काफ़ी बार क्वेश्चन कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें रेगुलर सेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे पूछे गए गाइस। मॉडरेटर करके हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्राफाइट का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके साथ ही और मॉडरेटर करके क्या यूज़ करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डीसी लिंक कॉन्फ़िगरेशन फॉर HVDC ट्रांसमिशन गिवन इन द, ठीक है। इस डीसी लिंक की बात कर रहे हैं तो ये हमारा होमोपोलर लिंक है गाइस, ठीक है। होमोपोलर लिंक में ऐसा पता होगा कि दो कंडक्टर्स है हमारे, ठीक है, ऑफ अ सेम पोलरिटी, ठीक है, जो जनरली नेगेटिव पोलरिटी के रहते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखिए, इट इज़ ऑफ जनरली नेगेटिव पोलरिटी, ठीक है। तो और यहाँ पे जो अर्थ या फिर मेटालिक रिटर्न करके हमारा रहता है बेसिकली, और ये होमोपोलर लिंक में पोल जो रहता है वो पैरेलल में ऑपरेट होता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जिसके कारण हमारा इंसुलेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन 98 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन अटेन। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में है तो स्किप करके आगे मूव ऑन कर सकते हो। कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं भी आती है तो भी चलता है गाइस, मैं मेंशन करा देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं पर्टिकुलरली एक चीज़ें आपको कुछ चीज़ें जो होती है अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है या फिर आउट ऑफ द हम लोग कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको स्किप करने में ही आपका भलाई होती है, ना कि उसको आप पकड़ करके गलत मार्क करके आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी हाइट जो है मैक्सिमम बोला गया, एक बॉडी जो थ्रोन की गई विद वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से थ्रो किया गया एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 45 डिग्री का, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है हमारे पास 45 डिग्री का, तो बोला गया फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन अटेन, ठीक है। अगर आपने पत्थर फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, ठीक है, अगर आपने 45 डिग्री के एंगल में इसको फेंका है तो, ठीक है, तो कितना हाइट तक वो जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इसके लिए फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, H इज इक्वल टू यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ठीक है, 98 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारा 2 इंटू 9.8, ठीक है। यू क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, 98, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। इसका जो आंसर आता है गाइस ये बनता है हमारा 245 मीटर्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अ सिनोनिमस टर्म टू इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड इसमें से कौन सी सिनोनिमस टर्म है, तो वो है हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट whose resistance is 15 ohms and it has a full scale deflection with a voltage of 10 millivolt. The instrument is to be used with a series multiplier to extend the range of 1 volt. Find the value of multiplier resistance. कितने बार हमने क्वेश्चन किया गाइस, मैंने आपको मेंशन किया था कि जब भी हमें वोल्ट मीटर का या फिर एमीटर का रेंज एक्सटेंड करना होगा तो वोल्ट मीटर को अगर हम लोग रेंज एक्सटेंड कर रहे थे हमें मल्टीप्लायर यूज़ करना रहता है जिसका वैल्यू रहता है हाई। एमीटर का रेंज एक्सटेंड करना होता है तो हम लोग शंट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है करके। सिंपल है, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिएगा मीटर रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में, RM जो है हमारे पास 1 ओम्स गिवन गाइस, ठीक है। वोल्टेज जो है फुल स्केल, ठीक है, VFS हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास में 10 मिली वोल्ट,
ठीक है। और जो हमारे पास में एम का जो फैक्टर बनता है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था कि एम, ये एम का हम लोग किस तरीके से इसका डेफिनेशन रहता है, इट विल बी इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रेंज अपॉन गिवन रेंज, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेंज कितना है हमारे पास में 1 वोल्ट का, डिवाइड बाय हमारे पास में गिवन रेंज कितना है, बार ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग कितना है 10 मिली वोल्ट का, डिवाइड बाय 10 मिली वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो एम का वैल्यू आ जाएगा वो आएगा हमारे पास में 100 का। इस फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, जो आर हम लोग लगाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे, आर एम इन ब्रैकेट एम माइनस 1, कल ही हमने सेशन के अंदर देखा था गाइस। तो आर एम का वैल्यू कितना है 15 इन ब्रैकेट एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 माइनस 1, ठीक है। तो 15 इंटू 100 माइनस हमें 15 करना होगा 1485, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 100 माइनस 1 करने की भी जरूरत नहीं है, 1500 माइनस में आप 15 कर सकते हो, तो 1485 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांसड्यूसर यूजिंग हॉल इफेक्ट कन्वर्ट्स, हॉल इफेक्ट का जो ट्रांजिस्टर है वो क्या कन्वर्ट करता है, मैग्नेटिज्म टू वोल्टेज कन्वर्ट करता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर टू रेजिस्टेंस मत करके आना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने ऐसा भी ऑप्शन चूज करके हम लोग जो एनालाइज करते हैं उसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर वन कंप्लीट टू एंड फ्रॉम द मोशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन को ये डेफिनेशन करके पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ओके। What happens to the diversity factor in case of a interconnected grid system? इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम में जो डाइवर्सिटी फैक्टर है ना वो हमारा इंक्रीज हो जाता है गाइस, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल है। डाइवर्सिटी फैक्टर का रेशियो बताइएगा, ठीक है, क्या वो ग्रेटर देन 1 रहता है या फिर लेस देन 1 रहता है, वो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंपेयर टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बोला गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो वो काफी रिलायबल रहती है एज कम्पेयर टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शंट रिएक्टर इन अ सबस्टेशन। शंट रिएक्टर का सबस्टेशन में काम क्या होता है, टू प्रोवाइड रिएक्टिव पावर कॉम्पेंसेशन ड्यूरिंग अ लो लोड्स, ओके। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अगर हम लोग सीरीज रिएक्टर यूज करते हैं तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको देखना चाहूंगा कि सीरीज रिएक्टर हम लोग कहाँ पे यूज करते करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर जॉइंट टू अ प्रिंसिपल नोड, कितने एलिमेंट्स हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल नोड में, ठीक है। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से नेटवर्क है, ठीक है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक इस तरीके से लैडर बनाएगी, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंसिपल नोड भी बना सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा भी हम लोग नोड्स को कनेक्ट करके हम लोग एक सिंगल प्रिंसिपल नोड बना सकते हैं। 3 और मोर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जैसे कि हम आपको पता है ना, आपको हम लोग ग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं अलग अलग नोड को, उसी तरीके से हम लोग प्रिंसिपल नोड किस तरीके से ज्वाइन करते हैं ये पूछा गया है, कितने एलिमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग, तो 2, 3 या फिर ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स कैन कॉज अ सीरियस फ्रिक्शनल एरर इन अ इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर। सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो इंडक्शन टाइप के होते हैं उसमें फ्रिक्शनल एरर किसके द्वारा फॉर्म हो सकता है, तो लाइट लोड के द्वारा वो होता है गाइस। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर कंसिस्ट ऑफ अ डिवाइडेड स्पार्क गैप इन अ सीरीज विद अ रेजिस्टेंस एलिमेंट हैविंग अ नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिएगा इस तरीके के जो अरेंजमेंट रहती है उसको हम लोग कहते हैं वॉल्व टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर। हमने टीएनडी के अंदर जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो बेसिक कोर्स हमने पिछले साल लॉन्च किया था उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग टाइप के अरेस्टर्स भी एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं भी ज्वाइन किया तो भी हम लोग उसको इस क्वेश्चन को काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं गाइस, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास में एक स्पार्क गैप क्रिएट किया जाता है एक सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस के साथ में, ठीक है। जो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले रेजिस्टेंस रहते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से स्पार्क गैप क्रिएट किए जाते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ हाई वोल्टेज साइड ऑफ अ 1600 kVA 40 kV बाय 400 वोल्ट 3 फेज ट्रांसफार्मर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सिंपल है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछा गया, इसका फॉर्मूला रहता है गैस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो रहता है C इंटू वी अपॉन अंडर रूट ऑफ एस, ठीक है। तो C कितना होता है हमारे 1.5 ऑयल फील्ड केबल के लिए, ठीक है। V कितना है हमारे पास में गाइस, ठीक है, वो है हमारे पास 20 kV 20 × 10⁻³ डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ एस, मतलब कितना KVA का, ठीक है, वो है हमारे पास 1600 KVA का, 1600 KVA का। तो इसका वैल्यू बन जाता है 750 मेगा ओम्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द 2 glass sheets used to sandwich the thin layer of a liquid crystal are deposited with a transparent electrodes on their inside faces in a liquid crystal cell, this is known as a transmittive type of cell। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीक एनोड करंट ऑफ एन एससीआर कैन हैंडल द शॉर्ट ड्यूरेशन इज नोन एज। एक पीक एनोड करंट जो एससीआर हैंडल कर सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसको हम लोग कहते हैं सर्ज करंट रेटिंग। ऑप्शन सी डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको होल्डिंग करंट पता होना चाहिए, लैचिंग करंट पता होना चाहिए और नॉन रिपीटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज भी आपको पता होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 सेक्शंस ऑफ द टोटल मेमोरी इन ए पीएलसी। पीएलसी के अंदर एक सेक्शंस बने रहते हैं, उसके अंदर कौन से सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला रहता है हमारा आईओ इमेज मेमोरी, यूजर मेमोरी, डेटा मेमोरी और एग्जीक्यूटिव मेमोरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डायोड गिवन इन द सिंबल। ये डायोड आपने देख लिया, पहचान लोगा कि हमारा जीना डायोड है करके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज कैन बी कैलकुलेटेड। काफी बार हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने आपको मेंशन भी किया था दैट ब्रेकिंग कैपेसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सिमेट्रिकल मेकिंग। देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू पर्टिकुलरली रेटेड सिमेट्रिकल करंट ब्रेकिंग करंट मल्टीप्लाइड बाय रेटेड सर्विस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय √3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास में सिमेट्रिकल मेकिंग करंट, ठीक है, मेकिंग करंट की बात की तो 2.55 टाइम्स ऑफ हमारा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट वो होता है। ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सीरीज सर्किट ऑफ द बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में सीरीज सर्किट किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो वो बिहेव करते हैं एज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसमें ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू द रिएक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अभी देखिएगा ये मैं आपको इससे एग्जांपल बताता हूँ। ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। मेंशन कर देता हूँ, एक क्वेश्चन हमने कर लिया यहाँ पे, इसके साथ हमारा सीरीज रेजोनेंस रहता है, दूसरा रहता है हमारे पास पैरेलल रेजोनेंस। अगर हम लोग एक क्वेश्चन के साथ ये भी हम लोग कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया और एक हमने जो इंपॉर्टेंट टेबल मेंशन किया इसके हमने कोर्स के अंदर देख लिया कि इसका इनपुट इंपिडेंस कितना रहता है। ठीक है, इसका करंट एम्पलीफाई करते हैं, वोल्टेज एम्पलीफाई करते हैं, कहाँ यूज़ किया जाता है, ये हमें प्रेफर करना ईजी रहेगा या फिर हम लोग इसके ही हम लोग 10 क्वेश्चन बना लें। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन बना लें। ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये ज़्यादा ईजी रहेगा, इसलिए मैं मेंशन कर रहा था कि इस कोर्स के अंदर जो है पर्टिकुलरली चीज़ें जो है मैं आपको बताते रहता हूँ कि किस तरीके से आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द बिलो सिंटेक्स डू इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। स्कैनफ, ठीक है, %6s, ठीक है, स्ट्रिंग str1, ये क्या करेगा, रीड करेगा स्ट्रिंग ऑफ अ मैक्सिमम 6 कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं, हालांकि हम लोग इसके बेसिक क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम एग्जामिनेशन में पूछ जाता है। हमें सिर्फ ये एक क्वेश्चन आउट ऑफ 60 क्वेश्चन हमें देखने को मिला, तो इसके लिए हमें इतना पढ़ना हमें ज़रूरी नहीं है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी मेंशन किया गया है स्टैंडर्ड सिलेबस में तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो गाइस। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो मेजर सिलेबस होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन जो है इस तरीके से अगर आपको स्किप भी हो जाते हैं तो भी आपको उसको चिंता नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का यूज़ क्या है, पर्पस क्या है, ये कन्वर्ट करते हैं हमारे अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई को रेगुलेटेड डीसी सप्लाई में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एसी टू डीसी मत करके आना, गलत हो जाएगा। Which logic instruction is used in a 8085 microprocessor to complement the content of the accumulator। उसको हम लोग कहते हैं CMA गाइस। ठीक है, ये CMA लॉजिक इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ करते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अक्यूमुलेटर के अंदर का जो भी कंटेंट है। ओके, ऑप्शन, ठीक है, CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच मेथड अ नेटवर्क कैन एन्यूमरेट मेनी सीक्वेंसेज ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम स्टार्टिंग इवेंट टू द एंड इवेंट। उसको हम लोग कहते हैं CPM गाइस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। PART का फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लोड इज अप्लाइड फॉर अबाउट 1 मिनट टू ईच ऑफ द इंसुलेटर ड्यूरिंग अ प्रूफ लोड टेस्ट ऑन अ इंसुलेटर। लोड टेस्ट अगर हम लोग प्रिपेयर करना है, लोड टेस्ट अगर हम लोग कर रहे हैं इंसुलेटर के ऊपर, तो कितना लोड अप्लाई किया जाता है 1 मिनट के लिए, तो वो लोड होना चाहिए 20% इन एक्साइज ऑफ स्पेसिफाइड मैक्सिमम वर्किंग। ठीक है, जितना मैक्सिमम वर्किंग उसका जो लोड है उसके 20% हम लोग ज़्यादा लगा सकते हैं उस केस में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारे जो 60 क्वेश्चन जो हमारे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो चुके थे। इसी के साथ आपको चारों भी शिफ्ट में जो पेपर अगर आपको चाहिए होगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपका रिस्पांस रहेगा उसी तरीके से मैं आपको सेशंस प्रोवाइड करूंगा। जितने भी एस्पिरेंट WPSC के प्रिपेयर करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, दोनों भी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, कोचिफाई और हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs का। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल से जो लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया
उससे जुड़ के आप हमसे पूछ सकते हो गाइस। रिसेंट सेशन यहाँ पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।